6 सितंबर 1965 की सहर के 3:30 बजे वाघा अट्टारी सेक्टर की रेंजर्स की मुख्तलिफ चौकियों के सम्त छोटे हथियारों के फायर की आवाजें सुनाई थी। रात की तीरगी अभी छटी नहीं थी। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था। इसे महज सरहदी झड़प समझा गया। रेंजर्स तादाद में बहुत कम होने के अलावा छोटे हथियारों से लैस थे। वो मार्टर गनों और मशीन गनों का मुकाबला करने के काबिल नहीं थे, लेकिन रेंजर्स के मेजर इल्मुद्दीन शहीद मुकाबले में जम गए। रेंजर्स का ख्याल था कि ये दुश्मन की सिर्फ इन्फेंट्री का हमला है, मगर अंधेरे में उन्हें बहुत से टैंकों के भूत भी तेजी से आगे बढ़ते नजर आए। दुश्मन का तोपखाना अभी खामोश था, क्योंकि भारतीय कमांडर इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि वो तोपखाने की गोलाबारी के बगैर ही BRB पार कर जाएंगे। इस जोम के अलावा दुश्मन गोलाबारी करके लाहौर के दिफाई दस्तों को बेदार नहीं करना चाहता था, लेकिन दिफाई दस्ते उसके स्वागत के लिए मुकम्मल तौर पर बेदार थे। दिफाई पोजीशंस BRB के आगे भी और इस तरफ के किनारे पर भी कायम की जा चुकी थी। रेंजर्स के मेजर इल्मुद्दीन शहीद ने टेलीफोन पर लाहौर डिवीजन को इत्तला दे दी कि दुश्मन का हमला शुरू हो चुका है और रेंजर्स लड़ रहे हैं। ये मेजर इल्मुद्दीन शहीद की आखिरी आवाज थी जो दिफाई दस्तों के हेडक्वार्टर में सुनाई दी। उसके मान बाद टेलीफोन के तार कट गए। फिर उसके नारे दुश्मन को सुनाई दिए और इल्मुद्दीन बेजिगरी से लड़ता हुआ वतन की दहलीज पर कुर्बान हो गया। वो मशरकी पंजाब का महाजर था। उसका खानदान गुजर खान में आबाद है। हमले की तस्दीक पाक फौज के वायरलेस दस्तों ने भी कर दी जो आगे मुतय्यन थे। उधर भेनी यानी बाटापुर से 2.5 मील शुमाल के सामने रेंजर्स की सरहदी चौकी की तरफ से ग्रेनेडों और छोटे हथियारों के फायर की आवाजें सुनाई देने लगी। इतने में रेंजर्स का एक सिपाही पीछे आया और उसने बलोच रेजिमेंट को हमले की इत्तला दी। तमाम दिफाई दस्तों ने राइफलों के सेफ्टी कैच आगे कर लिए। मशीन गन्नों पर मैगजीनें और पट्टे चढ़ा लिए। जवानों ने निहायत तेजी से खाली मैगजीनें भर ली और सब पर मार्के से पहले की हैजानी कैफियत तारी हो गई। इनके वतन का अजली दुश्मन 18 बरसों की पहम धमकियों के बाद उनका नामो निशान मिटाने के लिए दंदनाता चला रहा था। पाक फौज के इन जवानों ने उस वक्त तक सिर्फ जंगी मशकें की थी जिनमें उन्हें मरने और जख्मी होने का कोई खतरा न था। इन्होंने चांदमारी के बट्टों पर गत्ते के टारगेटों पर गोलियां चलाई थी, जहां से जवाबी फायर का कोई डर न था। 6 सितंबर की सहर तक वो भूसे से भरी हुई खड़ी और पड़ी डमियों पर अपनी बंदूकों के ब्योनेट यानी संगीने मारते रहे थे। भूसे की बोरियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, सिवाय इसके कि वो थक कर चूर हो जाया करते थे। लेकिन उनके जज्बात और एहसासात में ये हैजान कभी पैदा नहीं हुआ था जो आज था। आज हथियारों पर उनकी गिरफ्त में हल्का हल्का राशा था। आज उनके कानों में किसी इंस्ट्रक्टर की आवाज नहीं गरज रही थी, पकड़ मजबूत, बट कंधे में दबा कर रख। आज उनके कानों में यही एक आवाज गूंज रही थी, दुश्मन का हमला शुरू हो चुका है। और इस आवाज के साथ उन्हें जरा ही परे सरहद पर राइफलों, मशीन गन्नों और ग्रेनेडों के धमाके सुनाई दे रहे थे जो उनके मोर्चों की तरफ बढ़ते आ रहे थे। बलोच रेजिमेंट का लांस नायक गुलाम मुर्तजा, जो अगस्त 1947 में 10 बरस की उम्र में भारत की रियासत अलौर से बाप्यादा, भूखा प्यासा, सूजे हुए पांव, हिंदुओं और सिखों की दरिंदगी से दहशतज़दा इसी वाहगा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, जिस रास्ते से आज हिंदुओं के टैंक चले आ रहे थे। लेकिन 6 सितंबर की सहर वो 10 बरस का बच्चा नहीं था, 28 बरस का गठा हुआ जवान था और बाटापुर से आगे डोगरई के करीब पोजीशन में था। उसने जब अपनी मशीन गन में मैगजीन रख कर दबाई तो खटक की आवाज ने उसे ग्रेनेड की तरह उछाल कर दूर उस दौर में फेंक दिया जब वो 10 बरस का बच्चा था और पैदल पाकिस्तान की तरफ भागा रहा था। उसने रास्ते में मुसलमान औरतों, बच्चों और बड़ों की लाशें और कुरान के फटे हुए वर्क बिखरे हुए देखे थे। उसने भेड़ियों के नारे सुने थे और मौत के भयानक कहे पाकिस्तान तक उसका ताक़ुब करते आए थे। वो कमसिन, बेबस और बेआसरा बच्चा था, अपने आप को बचा भी नहीं सकता था, इंतकाम भी नहीं ले सकता था, मगर आज वो इंतकाम लेने के काबिल हो गया था। निहत्ते मुसलमानों के खून का इंतकाम, कुरान और सजदों की बेहुरमती का इंतकाम, माओं और बहनों की कटी हुई इस्मतों का इंतकाम। उसने 18 बरस इंतजार किया था। आज उसके हाथ में मशीन गन थी, पाउच में ग्रेनेड भी थे और दुश्मन सरहद के अंदर था। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। उसे अलौर से हिजरत का एक एक लम्हा कल की बात की तरह याद आ गया था। लांस नाइक अल्लाहजार खान मुर्तजा से दूर पंजाब रेजिमेंट के एक मोर्चे में था। अल्लाहजार महाजर नहीं था,
वो रावलपिंडी और टेक्सला के दरमियान छोटे से एक गांव में पैदा हुआ। उसने मुर्तजा को उस वक्त देखा था जब मुर्तजा 10 बरस की उम्र में अलौर से रावलपिंडी पहुंचा था। उस वक्त अल्लाह यार की उम्र 7 या 8 बरस थी। उसने रावलपिंडी शहर में महाजरों के चंद और दहशतज़दा बच्चे भी देखे। उसे बताया गया था कि इन्हें हिंदुओं ने घरों से निकाल दिया है और इनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया है। काफिरों ने उनके घर भी जला दिए हैं और इनके घरों से कुरान उठाकर बाहर गलियों में फेंक दिए हैं। इस नन्ही सी उम्र में भी अल्लाह यार खान का खून खौल उठा था। फिर वो रावलपिंडी शहर और अपने गांव में कश्मीर से आए हुए मजलूम महाजरों को देखने लगा। उसने ऐसे बच्चे भी देखे जिनके नन्हे जिस्मों से जनसंख्यों ने बाजू ही काट दिए थे। उसका शऊर बेदार हुआ तो महाजरों की मजलूमियत की कहानियां उसके एहसासात को इस तरह झंझोड़ने लगी जैसे हिंदुओं के हाथों शहीद और अपाहिज होने वाले उसके अपने बाप और अपने भाई थे। ये एहसास ऐसा जज्बा बन गया जो उसके लाशऊर में उतर गया और वो किसी के कहे सुने बगैर फौज में भर्ती हो गया। 6 सितंबर 1965 की सहर लाहौर के दिफाई मोर्चों में जो अफसर और जवान थे उनमें बाज मुर्तजा थे और बाकी अल्लाह यार खान। जज्बा एक, एहसास एक। और जब इन सबको यकीन हो गया कि मस्जिदों को अस्तबल बनाने वाला, कुरान को पांव तले रौंदने वाला, मुसलमानों के बच्चों को बर्छियों, किरपानों और गोलियों से लहूलुहान करने वाला और हमारी बहू बेटियों की आबरू से खेलने वाला दुश्मन अब पाकिस्तान को तहतीक करने के लिए सरहद के अंदर आ गया है, तो सबके दिलों ने डुबकी सी लगाई। फिर दिल उभर आए और उन्होंने महसूस किया कि आज मुकाबला भूसे की डमियों और गत्ते के टारगेटों से नहीं, ना ये जंगी मश्क है। आज जीते जागते सिख, डोगरे, गुरखे, जाट, हिंदू, राजपूत और ब्राह्मण कुरान की सरजमीन को हिंदुस्तान में मदगम करने के लिए हमलावर हुए हैं। दुश्मन अभी छोटे हथियारों की रेंज से दूर था। दस्तों को दिफाई पोजीशन से निकालकर दुश्मन को सरहद पर रोकने के लिए आगे भेजना दानिशमंदी नहीं थी, क्योंकि शहर के गहरे धुंधलके की वजह से दुश्मन के हमले की तरतीब का कोई इल्म न था। न ये मालूम था कि दुश्मन के हरावल में टैंक हैं या इन्फेंट्री या दोनों। इस सूरत हाल में दिफाई पोजीशनों को गठा हुआ रखना लाजमी था। जवान बेताबी से दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। उन पर मार्के से पहले की गैर यकीनी सी और हैजानी सी कैफियत तारी थी, जिससे बाज जवान सीने में लर्जा महसूस कर रहे थे। दुश्मन का तोपखाना अभी तक खामोश था। भारत का नंबर 54 ब्रिगेड दो तरफी हमले भेनी और बाटापुर के लिए तेजी से बढ़ा आ रहा था। लाहौर के दिफा में सिर्फ एक डिवीजन था। उसका सामना भारत के जिस लश्कर से था उसकी तफसीलात ये हैं। वागा अटारी सेक्टर में एक डिवीजन नंबर 15 इन्फेंट्री, उसके साथ पूरी टैंक रेजिमेंट थी। उसके साथ दूसरे ही दिन इंडियन आर्मी का ब्रिगेड नंबर 50 पैरा ब्रिगेड शामिल कर दिया गया था। बर्की सेक्टर में एक डिवीजन नंबर 77 इन्फेंट्री और उसके साथ भी एक टैंक रेजिमेंट थी। इन दोनों की मदद और कुमक के लिए पीछे एक माउंटेन डिवीजन नंबर 43 एक टैंक रेजिमेंट के साथ पाबरकाब थी और एक नामालूम डिवीजन अमृतसर के गिरदोनिवाह में रिजर्व में था। इन डिवीजनों के साथ कोर तोपखाना, कोर आर्टिलरी था, जिसमें छोटी, बड़ी और दरमियानी तोपों की मजमूई तादाद 300 से ज्यादा थी। इस लश्कर को इंडियन एयरफोर्स के बरतर और आवाज की रफ्तार से तेज लड़ाका बम्बार तैयारों का आतशी छापा हासिल था। भारत की 300 तोपों के मुकाबले में लाहौर को बचाने के लिए बमुश्किल 120 तोपें थीं। दोनों तरफों की नफरी का जो तनासुब था उसकी तफसीलात काबिल गौर हैं। भारत की हर डिवीजन में 9 से 12 पलटनें थीं। लाहौर के डिवीजन में कुल 7 पलटनें थीं। भारत की एक पलटन की नफरी कम से कम 1000 थी। बाज पलटनें 1100 और बाज 1200 नफरी की भी थी। इसके बरक्स पाकिस्तानी पलटन की नफरी 750 और उससे भी कम थी। इस हिसाब से दुश्मन के हमला आवर लश्कर की मजमूई नफरी सिर्फ इन्फेंट्री 35,000 के लगभग थी। इसमें अमृतसर की नामालूम भारतीय डिवीजन की नफरी शामिल नहीं और इसमें टैंक रेजिमेंटों की नफरी भी शामिल नहीं है। इस लश्कर के मुकाबले के लिए जनरल सरफराज खान के पास जो इन्फेंट्री थी वो पूरी 5,500 भी नहीं थी। दुश्मन के पास टैंकों की तादाद 5 गुना ज्यादा थी। उसके टैंक बेहतर और निहायत अच्छी हालत में थे। हमारे टैंकों की तादाद न सिर्फ इस हद तक कम थी कि एक टैंक का मुकाबला 5-6 टैंकों से था, बल्कि अपने टैंकों की हालत भी खास अच्छी नहीं थी। ज्यादातर शर्मन टैंक थे जो मैदान जंग के लिए बेकार थे और सिर्फ ट्रेनिंग के काम के रह गए थे। अच्छी किस्म का सिर्फ एक
टैंक था जो पैटर्न किस्म का था। गोया लाहौर का दिफाई डिवीजन हालत और तादाद की वजह से बख्तरबंद जंग के काबिल नहीं था। गो लाहौर के दिफाई दस्ते पूरी तरह तैयार थे, लेकिन दुश्मन हमले में पहल करके जंग के बुनियादी फवायद यानी सरप्राइज एंड इनिशिएटिव हासिल कर चुका था। ये ऐसे फवायद होते हैं कि जो फरीक हासिल कर ले वो आधी जंग जीत जाता है। लाहौर के दिफाई डिवीजन के सामने अब 3 काम थे: दिफा में लड़ना, दुश्मन को रोकना और उसे दोनों जंगी फवायद से महरूम करना। आखिरी काम सबसे ज्यादा कठिन था। दुश्मन इन फवायद की बदौलत मैदान जंग पर छा चुका था। चूंकि मेरे पेश नजर सिर्फ 16 पंजाब रेजिमेंट की ए और बी कंपनियां हैं, जिन्होंने BRB से आगे, डोगरई गांव से भी आगे, वाघा रोड के 13वीं और 14वीं संगे मील के दरमियानी इलाके में पोजीशनें कायम की थी और फायरबंदी तक वहीं लड़ती रही थी, इसलिए मैं बाकी यूनिटों का जिक्र इंतहाई मुख्तसर करके इन 2 कंपनियों का तफसीली जिक्र करूंगा। हमले के वक्त एक कंपनी मेजर मुबारक शहीद की जेर कमान बलोच रेजिमेंट के साथ थी। उसकी एक प्लेटून अट्टारी से पार और 2 BRB के लाहौर वाले किनारे पर पोजीशन में थी। बी कंपनी मेजर नजीर गुल की जेर कमान नहर से पीछे बटालियन कमांडर कर्नल गोलवाला के साथ थी। उसे ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद के ब्रिगेड के साथ जवाबी हमले के लिए रिजर्व फोर्स में रखा गया था। दुश्मन का हमला 2 तरफी था। उसके नंबर 54 ब्रिगेड की नंबर 14 पंजाब रेजिमेंट ने भेनी के इलाके पर हमला किया और जरा ही देर बाद नंबर 9 जाट और नंबर 15 डोगरा रेजिमेंट ने डोगरई की समत से हमला किया। भेनी के अगले मोर्चों में बलोच रेजिमेंट के कैप्टन मसूद की कंपनी थी, जिसकी नफरी 100 के लगभग थी और उसका मुकाबला 1000 की नफरी की पलटन से था। कैप्टन मसूद की क़यादत में उसकी कंपनी इस बेजिगरी से लड़ी कि दुश्मन की पूरी पलटन को बखेर कर सुबह के 6 बजे तक हमला नाकाम बना दिया। वाघा और डोगरई के दरमियान फ्रंटियर फोर्स के मेजर आरिफ जान शहीद की कंपनी स्क्रीन यानी देखभाली का काम कर रही थी। कंपनी फैली हुई थी। गोश्त पोस्ट के इन 100 इंसानों का मुकाबला दुश्मन के टैंकों और 1000 की नफरी की पलटनों से था। इसी इलाके में बलोच रेजिमेंट के मेजर अनवर शाह की कंपनी भी थी। उसके पास एक RR यानी टैंक शिकन गन थी, लेकिन कोई आड़ नहीं थी। इत्तेफाक से भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी जंग से बेखबर आ निकली। उस कंपनी के एक हवालदार ने गड्ढे को रोक लिया और गड्ढे वाले को महफूज जगह करके RR वाली जीप को गड्ढे की आड़ में ले लिया। सामने सड़क पर दुश्मन के 2 टैंक आ रहे थे। हवालदार ने गड्ढे की आड़ से 2 गोले फायर किए और दुश्मन के दोनों टैंक जलने लगे। इन जलते टैंकों ने पीछे आने वाले टैंकों के लिए सड़क बंदी कर दी और उनकी पेशकदमी का जोशो खरोश मांद पड़ने लगा। मेजर आरिफ जान शहीद और मेजर अनवर शाह ने दुश्मन के अचानक और तेज रफ्तार हमले का दमखम डोगरई से परे ही तोड़ दिया। जयकारे खामोश हो गए और नारे तकबीर ज्यादा बुलंद और गरजदार हो गए। इन नारों में एक नारा बार बार सुनाई देता: पाकिस्तानियों, ये वक्त फिर नहीं आएगा। बलोच रेजिमेंट के नायक गुलाम रसूल ने RR टैंक शिकन गन की जीप को खुले मैदान में ले जाकर दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों का मुकाबला किया। उसने 2 टैंक तबाह किए, मगर एक सीधा गोला उसकी जीप में आ लगा और गुलाम रसूल शहीद हो गया। गुलाम रसूल अपनी बटालियन का पहला शहीद था, जिसकी खून आलूद लाश को देखकर उसके साथी ऐसे आग बगूला हुए कि मार्के का रंग ही बदल गया। शहीद के साथियों पर लाहौर के दिफा के साथ अपने साथी के खून का बदला लेने का जुनून तारी था। उधर मेजर आरिफ जान लाहौर की दहलीज पर कुर्बान हो गए। खुदा ने उनकी जान का नजराना कबूल कर लिया। सूरज तुलू होने तक इन शहीदों और मुट्ठी भर गाजियों ने भारतीय कमांडरों के इस इरादे को दीवाने का ख्वाब बना डाला कि वो 9 बजे तक लाहौर पर काबिज हो जाएंगे। इन 2 कंपनियों ने दुश्मन को इतनी देर तक रोके रखा कि पिछले दस्तों ने पोजीशनें और मुस्तहकम कर ली। सुबह के 4 बज रहे थे। उधर भेनी के सामने अपने तोपखाने के OP कैप्टन खुशी मोहम्मद के फायर ऑर्डर पर बैटरी कमांडर मेजर सादत अली खान ने तोपें दाग दी, लेकिन दुश्मन का तोपखाना इस तवक्को पर खामोश रहा कि उसका नंबर 54 ब्रिगेड तोपखाने की मदद के बगैर ही BRB पार करके लाहौर पहुंच जाएगा। दुश्मन को शायद मालूम नहीं था कि पाक आर्टिलरी भारतीय हुक्मरानों की ज़हनियत को बड़े लंबे अरसे से जानती थी, जिसके पेश नजर लाहौर के दिफाई तोपखाने ने BRB से आगे तमाम इलाके में टारगेट मुतय्यन कर रखे थे। सूरज निकल आया था जब भारतीयों ने देखा कि पाकिस्तानियों की तोपों ने राह रोक ली है, तो उन्होंने अपनी 300 तोपों के धाने खोल दिए और रैपिड फायर करना शुरू कर दिया। महाज का एक चप्पा भी गोला बारूद से महफूज न था। किसी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन न था। मकानों की दीवारों को गोले फाड़ रहे थे।
تھے, درختوں کے تنوں کو گولے چیر رہے تھے, گھنی شاخوں کو گولے جلا رہے تھے اور آسمان سے پتھروں اور لال انگارا لوہے کے ٹکڑوں کا می برس رہا تھا. زمین سے سیاہ کالی گھٹائیں اٹھ اٹھ کر فضا کو سیاہ کالا کر رہی تھی, اور گولہ باری کی اس قیامت میں پاکستانی مورچوں سے نعرہ تکبیر کے ساتھ یہ نعرے بھی گرج رہے تھے کہ پاکستانیوں یہ وقت پھر نہیں آئے گا, پاکستانیوں آج بے غیرت مت ہو جانا. اس قیامت کی گولہ باری اور بارود کی گھٹا ٹوپ میں سرحدی دیہات کے بچے, عورتیں اور بوڑھے اور جوان BRB کی طرف بھاگے آ رہے تھے. میں اس سیکٹر کے جوانوں سے لے کر جرنیل تک کو مل چکا ہوں. ایک معمولی سپاہی سے لے کر جنرل سرفراز خان تک سب نے یہی ایک بات کہی. حملے کے وقت ہم خدشہ محسوس کر رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری قوت بہت کم ہے, لیکن جب دیہات کی عورتوں کو ننگے سر بھاگتے اور بچوں کو چیختے چلاتے اور اپنے مورچوں کی طرف دوڑتے دیکھا تو ہم پر دیوانگی طاری ہو گئی. پھر کچھ خیال نہ رہا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے اور ہماری کتنی. بھارتی کمانڈروں کو فتح کا اس قدر یقین تھا کہ بھینی پر حملہ کرنے والی بھارتی بٹالین 14 پنجاب ریجمنٹ کے بٹالین کمانڈر نے پیچھے پیغام بھیج دیا کہ گاڑیاں آگے بھیجو, ہم BRB پار کر رہے ہیں. اس پیغام پر فوری عمل کیا گیا اور جنگی سامان سے لدی ہوئی گاڑیاں اور ٹینک BRB کے قریب آ گئے. بھارت کا بختر بند فوجی جلوس لاہور میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا, اور اس جلوس کے استقبال کے لیے پاک فضائیہ کے طیارے پہنچ گئے. بیشتر گاڑیاں واہگہ روڈ پر تھیں. ہمارے شہبازوں نے انہیں اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بکھر کر درختوں کے نیچے چلی جاتی. گاڑیوں میں سامان کے علاوہ فوجی بھی تھے. پاک فضائیہ کے طیاروں نے گاڑیوں کو سڑک پر ہی بھسم کر ڈالا. ان گاڑیوں کو ڈگرئی میں سے گزر کر BRB کے کنارے کنارے بھینی تک جانا اور نہر کو عبور کرنا تھا. اس وقت ڈگرئی کا گاؤں عملاً انڈین آرمی کے قبضے میں آ چکا تھا. اپنے سرحدی گاؤں کا ایک آدمی جو بر وقت گاؤں سے نکل نہیں سکا تھا اس منظر کا عینی شاہد ہے. وہ سناتا ہے کہ ہمارے طیارے بھارتیوں کی گاڑیوں پر فائر کرنے لگے. جب ایک طیارہ حملہ کر کے اوپر اٹھتا تو زمین سے شعلے نکلتے اور انسانوں کی چیخیں سنائی دیتی. واگا روڈ سے ڈگرئی تک سڑک خون میں چھپ گئی تھی. باخدا وہ سڑک نہیں خون کی ندی تھی. سڑک سے خون بہ بہ کر کھیتوں تک آ رہا تھا. کھیتوں میں اور سڑک پر بھارتی ٹینک اور ٹرک جل رہے تھے. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے. انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.